यह कहानी है दुनिया के सबसे डरावने द्वीप की। इसमें कई अजीब चीज़ें हैं जो लोगों को मॉन्स्टर में बदल सकती हैं। प्राचीन काल में भगवान ने नर्क के द्वार से बाहर निकलने से रोकने के लिए कई मूर्तियां बनाई थी। उनमें से केवल 46 ही वास्तविक हैं, पर यह कोई नहीं जानता कि वो आखिर कहाँ पर हैं। और आज 1000 साल के बाद लोग इन मूर्तियों को भूल गए हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखते हैं और अन्य लोग इसे सच मानते हैं। जो सच मानते हैं उनका कहना है कि एक फोटोग्राफर था। वह एक कपल के साथ उनकी शादी की फोटो शूट करने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहा था। एक्सप्लोर करते समय उन कपल को अचानक ठोकर लग जाती है। डोल हैरांग की मूर्तियों को वो क्यूरियस होकर टच करते हैं, जिससे उसमें से पानी की तरह एक पदार्थ निकलता है और जिससे मूर्ति टूट जाती है और काला धुआं छोड़ती है। वो धुआं जैसे ही उन कपल के शरीर के अंदर जाता है, वो दोनों मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनके शरीर से सींग निकल आते हैं और वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। वो कपल फोटोग्राफर पर हमला कर देता है, पर उन्हें एक वैन नाम के मॉन्स्टर ने वहां पे आके हरा दिया, जो राक्षस को हराने के लिए अपने शक्तिशाली खंजर का उपयोग करता है। 2 स्पेनिश पुजारी चर्च के स्मारकों पर खून के धब्बे देखते हैं। इसी बीच उस चर्च में जोहान नाम का व्यक्ति आता है। वह एक औरत पर भूत प्रेत भगाने का काम करता है। वह मॉन्स्टर के उकसावे को रोकने के लिए हेडफोन पहनता है। फिर वह उस औरत को क्रूस पर लगाता है और उस पर पवित्र जल छिड़कता है और भूत प्रेत भगाने की कोशिश करता है। उसके बाद जोहान पुजारियों से मिलता है जो स्मारकों पर लगे खून के धब्बे दिखाते हैं। उन पुजारियों में से एक बताते हैं कि बहुत समय पहले दुनिया को बुरी शक्ति से एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा था। स्मारक पर जो औरत है वो मानवता की एकमात्र आशा थी। इस अंधेरे के खिलाफ उसकी रक्षा करना दुखद था। वह अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर सकी और एक इंसान द्वारा मार दी गई। ऐसा माना जाता है कि राक्षस होने की अफवाहें बताती हैं कि यह आदमी अभी भी खतरा बनकर जिंदा है। खून के धब्बे वापस आने से यह स्पष्ट होता है कि दुनिया को एक बार फिर बुरी ताकतों से खतरा है और उस औरत का पुनर्जन्म हुआ है और उनके पास उसे रोकने की चाबी है। पुजारी ने खुलासा किया कि उसे द्वीप पर वापस लाया जाएगा, जहां वह अपनी यादें वापस हासिल करेगी और बुराई का सामना करेगी। उसने जोहान को द्वीप पर जाने और दुनिया को मुसीबत से बचाने में उस महिला की सहायता करने के लिए कहा। इस बीच हमारा परिचय मीहो नाम की एक लड़की से होता है, जो चेयरमैन के रूप में दोहान ग्रुप के लिए काम करती है। वह आत्मविश्वासी और स्मार्ट है और आलोचना को निपुणता से संभालती है। हालांकि उसे अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर अपनी आंटी से, जो दोहान होटल की ओनर है, जो कि मीहो से आर्ग्यू करती हैं, लेकिन मीहो उन्हें ये कहकर चुप करा देती है कि होटल के शेयर उसके पिता के फेवर में हैं और वो इकलौती वारिस है और उसे अपने पिता के होटल के साथ जो चाहे करने का अधिकार है। जब वो और सेक्रेटरी कोंग एक आर्ट म्यूजियम की ओर जा रहे थे, तभी एक कार अचानक उनके सामने आके रुकती है। ऐसा लगता है कि दूसरी कार में बैठे लोग गुंडे हैं और वो लोग सेक्रेटरी कोंग से माफ़ी मांगने को कहते हैं। जब वह ऐसा करने से इनकार करता है तो वे उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। अपने सेक्रेटरी के साथ हुए ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण मीहो गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देती है, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। तभी एक आदमी ने पूरी घटना को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। वो वीडियो वायरल हो गया और मीहो को कड़ी आलोचना और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इससे शेयर होल्डरों की चिंता बढ़ गई, जिससे मीहो के हालात बदतर हो गए। उसने इस हादसे के लिए अपनी आंटी पर आरोप लगाया और आंटी खुश होकर ऐसा दिखा रही थी कि वो ही ऐसा कर रही है। इस वजह से मीहो के पिता ने उसे अपने पद से हटने और मामला सुलझने तक विदेश जाने के लिए कहा। बजाय उसे विदेश भेजने के, मिस्टर जैंग ने उसे मन की शांति के लिए जू द्वीप के एक स्कूल में वॉलंटियर बनने का सुझाव दिया। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था।
पिता के कहने पर वो और सेक्रेटरी जू द्वीप पर पहुंचते हैं और वहां जाकर उनके साथ चीजें अजीब होने लगती हैं। मीहो जैसे ही उतरती है उसे कुछ महसूस होता है। इसी बीच बेगजू नाम की एक औरत को भी उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, जिससे लगता है कि मीहो का द्वीप के साथ करीबी रिश्ता है। जब वह पार्किंग में अपनी कार ढूंढ रही थी तभी उसने शादी के कपड़े पहने हुए एक मॉन्स्टर को देखा। वो मॉन्स्टर मीहो को पहचान लेती है। तभी अपने आप को बचाने के लिए मीहो भागने लगती है। मीहो एक कार के पीछे छुप जाती है। वो मॉन्स्टर उसे पकड़ नहीं पाती। कार को अनलॉक करके मीहो वहां से भाग निकलती है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करती है। मीहो भागते हुए एक ट्रक के अंदर घुस जाती है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मॉन्स्टर ट्रक के अंदर अपना हाथ डाल देती है। तभी वहां पर वैन आ जाता है। वैन और उस मॉन्स्टर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वैन अपनी असाधारण शक्ति के साथ मॉन्स्टर पर हावी हो जाता है। इसी बीच मीहो ट्रक में मॉन्स्टर के खरोच को देखती है। मॉन्स्टर को हराने के बाद वैन ट्रक खोलता है। अचानक मीहो को कुछ महसूस होता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन मीहो को जब होश आता है तो वो अपने सामने सेक्रेटरी कोंग और मिस्टर जैंग को देखती है। मीहो उस हादसे के बारे में उनको बताने के बाद पूछती है कि क्या सेक्रेटरी कोंग ने एक इंसान को देखा था जो पार्किंग में काले सूट में था। हालांकि उस लड़के के बारे में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने केवल मीहो को ही वहां बेहोश पाया था। बेगजू, जिसने द्वीप पर मीहो की उपस्थितियों को महसूस किया था, वो वैन से बात करती है और बताती है कि वो बच्चा यहाँ है। वह वैन से पूछती है कि क्या मीहो ने उसे पहचान लिया है। मीहो अभी पूरी तरह से नहीं जागी है। उसे आश्चर्य है कि मीहो द्वीप पर क्यों आई। फ्लैशबैक हमें प्राचीन जेजू द्वीप पर वापस ले आता है। वैन एक छोटा बच्चा था जब उसके गांव पर मॉन्स्टर ने हमला किया था। वह इकलौता बच्चा था जो उस समय बच गया। मोंक जोंग यांग ने वैन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया कि हर चंद्र ग्रहण को वह इंसानों को मॉन्स्टर के खून का इंजेक्शन लगाकर डीमन में बदलने का प्रयास करेगा। हालांकि वह अपने किसी भी प्रयोग में सफल नहीं हो सका। फिर भी उसने अगले चंद्र ग्रहण तक हार नहीं मानी। वह वैन और बाकी के बच्चों को एक गुफा में ले गया, जहां उसने एक डीमन को पकड़ लिया था। बूढ़े व्यक्ति ने मॉन्स्टर को चाकू मारा और उसका खून इकट्ठा किया और बच्चों की पीठ के टुकड़े करके उनमें खून डाल दिया। कई बच्चों में से केवल 2 बच्चे वैन और गुंटोन जिंदा बचे थे। उन्हें मॉन्स्टर जैसा शक्तिशाली बनाने के लिए मोंक ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। रॉयल गाइड्स की टॉर्चर सहने के अलावा उनके कठिन प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। उन्हें बड़े से चट्टानों को खींचने और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। जोंग नाम की एक लड़की ने वैन को देखा। उनका टॉर्चर देखकर और उन्हें मॉन्स्टर बनने के लिए मजबूर किए जाने पर जॉन ने उन लड़कों को बचाने का फैसला किया। वह जेल में घुस गई और उसने लड़कों के जंजीरों को खोलना शुरू कर दिया। अचानक वैन के अंदर मॉन्स्टर ने प्रवेश कर लिया। जोंग ने उन्हें जेल से भागने में मदद की। तीनों जंगल की ओर भाग गए। जब लीडर को उनके भागने का पता चला तो उन्होंने अपने रॉयल गार्ड्स को उनके पीछे भेजा। इस सफर के बीच में जोंग नीचे गिर गई। उसकी बांह पर घाव लगा था, जिस कारण वो तीनों पकड़े गए। वैन और गुंटोन को फिर से मठ में लाया गया और जोंग को जेल में बंद किया गया। अगली रात वैन और गुंटोन यातना से नहीं बच सके। उनका यह टॉर्चर देखकर जोंग ने वैन से प्रॉमिस किया कि वो एक दिन शक्तिशाली बन के वापस आएगी और उन्हें जेल से आज़ाद कराएगी। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर विला के रास्ते में जो स्कूल है, मीहो उस स्कूल में जाती है। एक आर्टिकल से पता चलता है कि उसकी आंटी मीहो के पोजीशन पे आ गई है। तभी उसे अपने दूसरे सेक्रेटरी द्वारा कुछ तस्वीरें मिलती हैं। वो सेक्रेटरी कोंग को कार रोकने को कहती है। उसे पता चलता है कि उसका सेक्रेटरी उसके आंटी के साथ मिला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मीहो की इमेज खराब करने की कोशिश की। उसी ने सारी साजिश की थी। यह सब देख के मीहो नाराज होती है, क्योंकि उसने सेक्रेटरी को हमेशा फैमिली मेंबर की तरह माना था। उसका सेक्रेटरी हमेशा से ही मीहो के खिलाफ था। मीहो वहां से विला की ओर जाती है। तभी वह देखती है कि मिस्टर कोंग पे एक डेमन ने हमला कर दिया। सड़क के बीचों बीच मिस्टर कोंग खड़ा था। जैसे ही वह उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी आंखें ठीक उसी तरह से लाल हुई थी जैसे उस डीमन की हुई थी जिसका उसने सामना किया था। उसने घबराकर मिस्टर कोंग को लात मारी और वहां से भागने वाली थी, पर वो डीमन उसका गला पकड़ लेता है।
तभी वैन वहां पहुंच जाता है। वो बहुत ही तेजी से डिमन की ओर बढ़ता है और उस डिमन का हाथ काट देता है। जैसे ही वो डिमन मीहो पर हमला करने वाला होता है तभी वैन बीच में आ जाता है। वैन और डिमन में लड़ाई होती है। वैन उस डिमन को हरा कर उसे एक पत्थर में बदल देता है। मीहो के फ़ोन को ट्रैक करने के बाद मिस्टर जैंग वहां पे पहुंच जाता है। उनको देखकर वैन वहां से गायब हो जाता है। मीहो बताती है कि उस पे एक डिमन ने हमला किया था, पर कोई उस पे यकीन नहीं करता। अगले दिन विला में एक लड़का आता है। मिस्टर जैंग उसका स्वागत करते हैं। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि XIST जोहान होता है। वो जैंग को बताता है कि मीहो ही वो लड़की है जो दुनिया को खतरनाक मॉन्स्टर से बचा सकती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि मिस्टर जैंग एक पुजारी भी हैं जो कि मीहो के बारे में पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने मीहो को द्वीप पर जाने का सुझाव दिया था और इसमें जोहान उसकी मदद करेगा। इस द्वीप पर एक व्यक्ति इसी तरह खंजर का उपयोग करके अपनी हथेली को काटता है और अपना हाथ एक मूर्ति के ऊपर रखता है, जिससे एक बुरी आत्मा आज़ाद हो जाती है। मीहो एयरपोर्ट पे पहुंचती है। वो इस बात से अनजान है कि बुरी आत्माएं अभी भी उसका पीछा कर रही हैं। मीहो अपनी टिकट लेने जाती है, तब रिसेप्शनिस्ट उसे इंतजार करने के लिए कहती है। तभी वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड के शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है। इस वजह से वो इंसान मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो मीहो को मारने के लिए उसके करीब जाता है, पर मीहो वहाँ से भाग जाती है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। मीहो जैसे ही कार स्टार्ट करती है वो मॉन्स्टर कार के ऊपर अटैक कर देता है। मीहो कार को भगाने की कोशिश करती है। मीहो कार का ब्रेक दबाकर मॉन्स्टर को कुचलने की भी कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर कार की खिड़की तोड़कर मीहो पे हमला कर देता है। इससे मीहो के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मीहो इसमें बच जाती है और वहाँ से भागकर एक रूम में छुपती है। वो मॉन्स्टर मीहो को देख लेता है। वो अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ पे वैन आता है। मीहो वैन से अपनी रक्षा करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। वैन मॉन्स्टर को अपने खंजर से मार देता है। मीहो वैन से इन सब के बारे में पूछती है तो वैन बताता है कि ये सब मॉन्स्टर सिर्फ इंसानों का शिकार करते हैं। मीहो पूछती है आखिर मॉन्स्टर उस पे हमला क्यों करते हैं। इस पे वैन बताता है कि ये उसकी नियति है जो मॉन्स्टर को मीहो के करीब आकर्षित करती है और वो जहाँ भी जाएगी मॉन्स्टर उसका पीछा करते रहेंगे और उनसे बचना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मीहो को उनका सामना करना ही पड़ेगा और वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन के मीहो को गहरा सदमा लगता है। अगली रात को जब मीहो अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही खिड़की के पास देखने जाती है तभी वहाँ वैन आता है। वो उसे एक पत्थर दिखाते हुए कहता है कि अभी अभी एक मॉन्स्टर मीहो को मारने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले वैन ने उस मॉन्स्टर को पत्थर में बदल दिया। ये देखकर मीहो घबरा जाती है और वैन से अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने को कहती है। वैन उसे मना कर देता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ये काम नहीं किया था। मीहो उसे एक रात वहाँ रुकने के लिए मना लेती है। मीहो जैसे ही सोती है तब वैन देखता है कि मीहो के बॉडी पर कुछ निशान बने हुए हैं। इससे वैन को पता चलता है कि ये वही जोंग नाम की लड़की है जिसने वैन को बचपन में जेल से छुड़ाने में मदद की थी और वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वापस आई है। पर मॉन्स्टर के वैन के दिमाग को कंट्रोल करने की वजह से जोंग वैन के खंजर से मारी गई। सुबह होते ही मीहो देखती है कि वैन ने उसके लिए एक लेटर रखा था जिसमें उसने कहा कि वो बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार है। मीहो वैन को मिस्टर जैंग से मिलाती है। वैन मीहो के साथ स्कूल जाने को निकलता है पर उसे गाड़ी चलाने नहीं आती। इस वजह से मीहो गाड़ी चलाती है। वो वैन से बातचीत करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मीहो स्कूल में नई होने के कारण बच्चे उसे अपने पर्सनल सवालों से परेशान कर देते हैं। इससे मीहो को गुस्सा आता है। जब मीहो सारे बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम है योमजी वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है। दरअसल योमजी बेकजू की पोती है। वो अपनी दोस्त सुआन से मिलने के लिए स्कूल छोड़ती है। सुआन को उसका बॉयफ्रेंड लगातार परेशान कर रहा था। सुआन के कुछ प्राइवेट तस्वीरों को दिखाकर वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो सुआन पे नज़र रखता है। उसे सारी बात का पता चलता है कि सुआन के घर कौन आता जाता है। उससे डरकर सुआन अपने दोस्त को घर से बाहर निकाल देती है। योमजी अपनी दोस्त की मदद करने के लिए मीहो के पास पहुंचती है और उसे सारी बातें बताती है और उसे मदद करने के लिए कहती है। मीहो उसे पुलिस के पास जाने की सलाह देती है। अपने बॉयफ्रेंड की धमकियों से तंग आकर
स्वान खुदकुशी करने की कोशिश करती है, पर वो इसमें नाकामयाब होती है। तभी उसे याद आता है कि एक दिन योमजी ने उसे जंगल के एक बेनल आत्मा के बारे में बताया था। लोग उसे मदद के लिए बुलाया करते थे, हालांकि वो ये भी जानते थे कि इसके बदले उन्हें उस मदद की कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वान के पास और कोई उपाय न होने के कारण वो बेनल से मदद मांगने का फैसला करती है। जैसे ही वो प्रेयर करने लगती है, वैन नोटिस करता है कि उसका खंजर हिलने लगा है और धरती के कीड़े पेड़ की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे स्वान प्रेयर कर रही थी। मिस्टर जैंग, जोहान और मीहो बात कर रहे होते हैं। ज़्यादा शराब पीने के कारण मीहो वैन को कॉल करती है और उस पर अपना गुस्सा निकालती है। जोहान ये सब देख के मिस्टर जैंग से वैन के बारे में पूछता है। मिस्टर जैंग उसे बताते हैं कि ये वही इंसान है जिसने जोंग को मारा था। ये सुनकर जोहान को मीहो की चिंता होती है। वो वैन को एक कातिल की नज़र से देखता है। जोहान को लगता है कि वैन मीहो की रक्षा नहीं कर सकता। अगले दिन जोहान मीहो को उसके साथ स्कूल चलने को कहता है। तभी रास्ते में वैन को महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वो मीहो को कार रोकने को कहता है। वैन कार से उतरता है और जंगल की ओर चला जाता है। इससे मीहो को गुस्सा आता है। वो सोचती है कि वैन को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। मीहो जैसे ही स्कूल पहुंचती है, तब योमजी उसके कार के सामने आती है और उसे स्वान को बचाने के लिए कहती है। जोहान और मीहो स्वान के घर पता लगाने जाते हैं और योमजी को अपने घर जाने के लिए कहते हैं। वैन को जंगल जाकर पता चलता है कि जिस पेड़ के नीचे स्वान ने प्रेयर की थी, वो पेड़ वहाँ से गायब हो गया है और उस जगह से कीड़े निकलने लगे हैं, जिससे वैन को अपने आसपास एक पावर के होने का एहसास होता है। दूसरी ओर मीहो और जोहान स्वान को उसके कमरे में पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं। इससे पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर की आत्मा के वश में है। जोहान भूत भगाने के लिए जल्दी से क्रूस और पवित्र जल निकालता है। वो स्वान के शरीर पर क्रूस लगाता है। उससे वो चीखने और रोने लगती है, पर उस पे उस क्रूस का कोई असर नहीं होता और फिर वो जोरों से हंसने लगती है। उन दोनों के कुछ समझने से पहले ही एक दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों अपने आप को एक जंगल में पाते हैं। उसी बीच वैन गुंटोन से मिलता है, जो उस समय वैन के साथ बच गया था, लेकिन उसने अपना अलग रास्ता चुना था। जोहान और मीहो का उस पेड़ से सामना होता है, जो कि अब जिंदा हो गया है और उसको बेनल ने पोजेस कर लिया है और वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है। पेड़ उन दोनों पे हमला कर देता है। जोहान अपने आप को बचाने के लिए पवित्र जल का इस्तेमाल करता है, पर एक इंसान होने के कारण वो उस बेनल की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाता। वो पेड़ अपनी ताकत से जोहान के गले को पकड़ लेता है और मीहो को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वैन आ जाता है। वैन अपने जादुई खंजर से पेड़ को हमला करने से रोकता है और वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। मीहो वैन से जोहान को बचाने के लिए कहती है। वैन और उस पेड़ के बीच लड़ाई शुरू होती है। जोहान की शक्ति वैन के मुकाबले भले ही कम है, पर वो बुराई पे मात करना अच्छी तरह से जानता है। वो पेड़ जोहान और वैन को बुरी तरह से घायल करता है और अपनी जड़ों से दोनों को जकड़ लेता है। पेड़ मीहो को अपनी जड़ों से उठा लेता है। मीहो स्वान को समझाती है कि ये पेड़ उसका बदला नहीं ले सकता। मीहो की बातें सुनकर स्वान को होश आ जाता है और वो मीहो को बचाने को कहती है, पर बेनल इतनी आसानी से स्वान के शरीर को नहीं छोड़ेगी। तभी मीहो के शरीर से एक उजाला निकलता है, जिससे एक विस्फोट होता है और वो पेड़ को वापस जंगल जाने को मजबूर करता है। वैन अपनी हथेली को काटकर अपने खून से बेनल के शरीर को सील करता है। उसके बाद तीनों जंगल से स्वान को घर लाते हैं। मीहो भी बेहोश हुई थी। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को अस्पताल में पाती है। वो वैन को बेनल के बारे में पूछती है। वैन बताता है कि बेनल एक ऐसी आत्मा है जो कभी मरती नहीं, बल्कि वापस लौट आती है। मीहो स्वान को देखने उसके कमरे में जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो कोमा में चली गई है। मीहो मिस्टर जैंग को कैंजुन की तस्वीर देकर उस लड़के के बारे में पता लगाने को कहती है। जोहान उसके बारे में फादर को बताता है और वो ये भी कहता है कि वैन आधा डीमन होने के बावजूद भी मीहो की रक्षा कर रहा है। जोहान का मानना है कि वैन मीहो को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फादर जोहान को कहते हैं कि वो वैन पर भरोसा ना करे और वो जोहान को अपने मिशन पर फोकस करने को कहते हैं। मिस्टर जैंग मीहो को बताते हैं कि उस लड़के पे और भी आरोप लगे हुए हैं।
जो दूसरी लड़कियों को स्टॉक और टॉर्चर करता है। हालांकि उसे कभी जेल जाने की नौबत नहीं आई क्योंकि उसके फादर जेजू द्वीप सोसाइटी के डायरेक्टर हैं। मीहो केंजुन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लग जाती है। हालांकि उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ सबूत नहीं मिलते और उसे सिर्फ 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। केंजुन स्वान से माफ़ी मांगने के लिए अस्पताल पहुंचता है, तभी मीहो वहां आ जाती है। केंजुन मीहो से माफ़ी मांगने का नाटक करता है और कुछ ही देर में वो उसे कहता है कि वो जेल से जल्द ही वापस छूट जाएगा, कोई भी इंसान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी ये बातें सुनकर मीहो को गुस्सा आता है और वो केंजुन के मुंह पर जोरदार चांटा मारकर उसे नीचे गिरा देती है। इसका बदला लेने के लिए केंजुन स्वान की प्राइवेट फ़ोटोज़ को इंटरनेट पे वायरल करने का फैसला करता है। वो कुछ कर पाता इससे पहले उस पेड़ की जड़ें पूरे कमरे में फैल जाती हैं और उसमें से एक जड़ केंजुन के सिर में घुस जाती है। इससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी स्वान कोमा से बाहर आती है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक दिन बैगजू स्कूल में मीहो से मिलती है और बताती है कि वो योमजी की दादी है। टीचर मीहो से बताती है कि योमजी की दादी स्कूल के लिए पैसे डोनेट करती है और होटल से बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी भेजती रहती है। अगले दिन मीहो वैन और योमजी की दादी को साथ में देखती है और उसे देखकर चौंक जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। रात के समय जब मीहो को केंजुन के मौत की खबर मिलती है तो वो वैन से झगड़ने लगती है कि क्या उसने केंजुन को मारा है। वैन उसे मना करता है। वो कहता है कि वो इंसानों को नहीं मारता। फिर भी वो वैन को खूब सुनाती है और जाते वक्त उसे एक फ़ोन देती है ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर उसे कॉल करके बुला सके। विला में पहुंचते ही जोहान मीहो को वैन से दूर रहने को कहता है। वो बताता है कि इससे पहले भी उसने मीहो को मारा हुआ है। तभी जोहान और वैन में लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत से हराने की कोशिश करते हैं। तभी जोहान की ताकत वैन को रोकती है। जोहान उस पे अपने मंत्र से भूत भगाने का काम करता है। तभी वैन की आंखें लाल होती हैं। इससे पता चलता है कि वैन को मॉन्स्टर ने अपने वश में किया हुआ है। वैन अपनी पूरी ताकत के साथ जोहान का गला पकड़ लेता है। जैसे ही मीहो वैन को देखने वहां आती है तो वैन के शरीर का मॉन्स्टर मीहो को मारने उसके पीछे भागता है। वो अपना खंजर मीहो को मारने ही वाला था, तभी वो अपने आप को रोक लेता है। मीहो बेहोश होती है। यह देखकर वैन की आंखों में आंसू आते हैं और वो वहां से चला जाता है। गुंटोन मूर्तियों को तोड़ देता है जिससे कैद की हुई आत्मा बाहर निकलती है। जब वैन आसमान में काला धुआं देखता है तब उसे पता चलता है कि कुछ गलत होने वाला है। उसी तरह एक मॉन्स्टर जंगल में कपल पे हमला करके उन्हें खा जाता है। ये खबर पूरे द्वीप पे फैल जाती है। इन मॉन्स्टर को फॉक्स डिमन भी कहा जाता है जो इंसानों को अपना भोजन बनाते हैं। अगले दिन मीहो वैन को ढूंढने जंगल की ओर जाती है ताकि वो उसका घाव ठीक कर सके। मीहो अपने जीपीएस की मदद से वैन को ढूंढ लेती है और उसके हाथ में लगी चोट को पट्टी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वैन उसे यह कहकर दूर धकेल देता है कि मीहो को वैन के साथ नहीं रहना चाहिए। उस हमले के बाद वैन को अपने आप पर भरोसा नहीं रहा। उसका मानना है कि मीहो को उससे दूर रहना ही बेहतर है। वो वैन की मदद करना चाहती है क्योंकि वैन ने उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन वैन उसे वहां से जाने को कहता है। मीहो गुस्सा होकर कसम खाती है कि वो इसके बाद कभी भी वैन से मदद की भीख नहीं मांगेगी। वैन के चले जाने के बाद जोहान उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो गया। जोहान उसके साथ स्कूल जाता है। मीहो स्कूल में स्वान से मिलके बात करती है और उसे कहती है कि वक्त के साथ उसके सारे दर्द मिट जाएंगे। इसी बीच गॉन्टोन फॉक्स डिमन को सलाह देता है कि अगर वो अपना दर्द कम करना चाहता है तो लोगों को मार डाले। इसके बाद फॉक्स डिमन लोगों को मारना स्टार्ट करता है। गुंटोन मरे हुए इंसानों पर फिर से वार करके अपना काम खत्म करता है। दूसरी ओर पता चलता है कि जोहान का एक और भाई है जिसका नाम है चेन ही, जो बचपन में अलग हो गए थे। जोहान उसके भाई की अभी तक तलाश कर रहा है। वैन जब मरे हुए इंसानों की बॉडी पर लगे वार को देखता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि गुंटोन से कराया गया है। मीहो जोहान के छोटे भाई को खोजने के लिए अपनी टीम को कहती है। मीहो जोहान को एक अनाथालय भी लेके जाती है जहां उसने और उसके भाई ने तब तक अपना जीवन व्यतीत किया था जब तक उन्हें गोद नहीं लिया गया। मीहो के कर्मचारियों ने जोहान को बताया कि उन्हें उसका भाई मिल गया है जो इसी द्वीप पर रहता है। मीहो घर पहुंचती है तब जोहान उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां उसका भाई है।
मीहो को उसकी बचपन की दोस्त का कॉल आता है। मीहो के लिए उसका दोस्त केक लेके उसके पास आ रहा था, तभी रास्ते में कोई उसके पास तेजी से दौड़ता है। वो देखने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वैन का खंजर डर से हिलने लगा है। गुंटोन मीहो के दोस्त को मार डालता है। मीहो ये सब देख लेती है। वैन गुंटोन को सबक सिखाने के लिए उसके पास आता है। उसी बीच जोहान को उसका भाई मिलता है। उसने एक जैकेट पहना हुआ था जो बिल्कुल फॉक्स डेमन की तरह था। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो दिन याद करते हैं जब वो अलग हुए थे। दरअसल जिन्होंने उन्हें गोद लिया था वो अपने बेटे को बचाने के लिए इनके शरीर को काटना चाहते थे। शुरू में उन्होंने चेन ही का दिल लेने की कोशिश की, पर उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। तब उन्होंने जोहान को मारने की कोशिश की और उसे अपने साथ ले जाके एक सड़क के किनारे छोड़ दिया। आखिरकार एक स्पेनिश फादर ने उसे बचाकर गोद ले लिया। दोनों भाई ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को कभी न छोड़ने की कसम खाई। दूसरी ओर वैन गुंटोन का सामना करता है, जो मानता है कि जोंग ने उन्हें धोखा दिया है। गुंटोन को लगता है कि वैन को अपने दर्द से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए जोंग को मार देना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जितना वैन अपनी मानवीय शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करेगा, उतना ही थका हुआ और सुस्त हो जाएगा, और जितना ही वह मीहो की रक्षा करेगा, उतना ही वह कमज़ोर हो जाएगा। गुंटोन को लगता है कि वैन ने मीहो को मारकर हमेशा के लिए अपना दर्द ख़त्म कर देना चाहिए। इसी बीच जोहान चेन ही को विला में लेके आता है और उसे मीहो से मिलवाता है। जब जोहान सो रहा होता है तब चेन ही एक फॉक्स मॉन्स्टर में बदल जाता है और मीहो के रूम में जाता है। मीहो अंदर नहा रही होती है तो वैन एक रेखा खींचता है जिससे चेन ही मीहो के रूम तक नहीं पहुंच पाता और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वैन चेन ही को अपने काबू में कर लेता है। वैन उसे अपने विला से बाहर निकाल देता है। शोर की वजह से जोहान जाग जाता है। वैन उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर जोहान आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वैन मीहो की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। दोनों में लड़ाई होती है। उसी वक्त गुंटोन वहां पर आ जाता है। वैन को आग के गोले ने कमज़ोर कर दिया था। गुंटोन ने वैन के गले पर चाकू रख दिया और उसे धमकी दी कि वह उसके साथ शामिल हो जाए या मौत का सामना करे। इस बीच मीहो नहा के बाहर आती है। वह पहाड़ी की चोटी पर जाती है और वहां पर वैन को देखती है। वैन उसे बताता है कि वह जोंग नाम की लड़की का पुनर्जन्म है और यही कारण है कि मॉन्स्टर उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। मीहो इसके बारे में जानने की कोशिश करती है, पर उसे कोई जानकारी हासिल नहीं होती। इसलिए वह बेगजू से मिलने जाती है, क्योंकि बेगजू उस द्वीप पर कई सालों से रह रही थी और उसे प्राचीन किताबों में पाए जाने वाले कहानियों के बारे में पता था। वह बेगजू की मदद लेने का फैसला करती है। बेगजू उसे एक ऐसे इंसान के बारे में बताती है जो टूटी हुई पुरानी चीज़ों की मरम्मत करता है। उनमें से एक पत्थर है जिसमें सबसे पुराना मॉन्स्टर है। जोहान चेन ही के पास जाता है। उसे पता चलता है कि चेन एक मॉन्स्टर है। वह चेन से जाकर पूछता है कि वह मॉन्स्टर कैसे बना। चेन उसे जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है, जबकि चेन उसे कहता है कि जोहान को उसे मार देना चाहिए। वह अपने भाई को इंसान के रूप में बदलने की कोशिश करने का फैसला करता है। इसके लिए जोहान चेन पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। उसके सर पर अपना हाथ रखने के बावजूद भी चेन पर कोई असर नहीं होता। अपने भाई को बचाने के लिए जोहान वैन को खोजने के लिए पहाड़ी की चोटी पर जाता है। उसे भरोसा होता है कि उसका भाई वैन के सामने अपने मॉन्स्टर और इंसानी रूप में शांति से रह सकता है, पर वैन उसे मदद करने से इनकार कर देता है। जोहान मीहो के पास जाता है और अपने भाई को बचाने में उसकी मदद की भीख मांगता है। मीहो सोचने लगती है कि क्या वो उसकी मदद कर पाएगी। जैसे ही मीहो ने चेन का हाथ पकड़ लिया, तभी उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है और वो मीहो पर ही हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है। चैन मीहो को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर वैन पहुँच जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वह थोड़ी देर के लिए वैन पर हावी हो जाता है, फिर उसकी नज़र वापस मीहो पर पड़ती है। जैसे ही वो मीहो पर हमला करने वाला होता है, तभी जोहान पीछे से अपने भाई के शरीर में खंजर घुसा देता है।
वैन ने उस मॉन्स्टर को पत्थर में बदलकर उसे खत्म कर दिया। दूसरी ओर गुंटोन एक सीट पर बैठता है और लोग उसके सामने झुकते हैं। उसके बगल में योमजी बैठी हुई थी। एक फ्लैशबैक हमें 9 साल पीछे ले जाता है, जब गुंटोन को एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए इंसान ने जगाया हुआ था, क्योंकि गुंटोन लंबे समय से सो रहा था। हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वैन और गुंटोन जब छोटे थे, उन्हें मोंक ने एक जादुई खंजर दिया और उससे हथियारों को वश में करने का आदेश दिया। गुंटोन ने दिए गए आदेश का पालन करने की कोशिश की, लेकिन उस हथियार से उसका शरीर जलने लगा, जिसकी वजह से उसे उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था। वैन ने भी उस हथियार को उठाया और वह इसमें कामयाब हो गया। गुंटोन ने भी हार नहीं मानी और एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। इस बार वह हथियार पर नियंत्रण हासिल करने में सफल हो गया। मोंक ने उनके प्रयोग की सफलता का जश्न मनाया और इन दोनों को दुनिया को खतरे में डालने वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए इस हथियार का उपयोग करने की सलाह दी और यहाँ से उनका कठोर प्रशिक्षण चालू हो गया। इसी बीच जोंग ने भी अपना प्रशिक्षण जारी रखा ताकि वह एक दिन ऐसे मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वैन और गुंटोन के साथ कोई भी इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करता था। जोंग मोंक के पास जाकर पूछती है कि उन्हें मॉन्स्टर बनने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। तब मोंक ने उसे जवाब दिया कि उसने उनसे सभी इंसानी भावनाओं को हटा दिया है, इसलिए उनका दर्द मायने नहीं रखता। मोंक को यह पता नहीं चला कि जोंग ने उन दोनों को जेल से भागने में मदद की। जेल से भागने में वह कामयाब रहे, लेकिन इसी बीच चोट लगने के कारण जोंग नीचे गिर जाती है। गुंटोन ने जोंग को वहीं पर छोड़ने का फैसला किया। वैन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, वह उसे वापस मठ में ले आया और उसके बाद वह दोनों मठ से भागने में कामयाब नहीं हो सके। जैसे ही वह बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने खंजर से मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया। वैन बुरी शक्तियों को खत्म करने लगा। दूसरी ओर गुंटोन के इरादे कुछ और ही थे। जैसे कि जोंग ने प्रॉमिस किया था कि वह उन बच्चों को जेल से आज़ाद करेगी, वह उन दोनों के पास पहुंचती है। पूर्णिमा की रात में जोंग ने अपना काम शुरू कर दिया। इसी बीच मोंक ने वैन और गुंटोन को बुलाया और कहा कि वह उनके शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ करेगा। वह दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी मोंक ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उसे एक पिंजरे में बदल दिया और इस दुनिया से इंसानी खून के सभी निशान मिटाने के लिए उनके चारों ओर आग लगा दी। मोंक ने उन्हें झूठ कहा कि जोंग को इसके बारे में पहले से पता था। गुंटोन को ये देखकर इंसानों पर और ज़्यादा गुस्सा आ गया। दोनों ने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब हुई। अचानक दोनों मॉन्स्टर में बदल गए और उन्होंने अपने आप को कैद से मुक्त कर दिया। अब वह पूरी तरह मॉन्स्टर बन गए थे। वैन और गुंटोन ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। गुंटोन ने मोंक को मारकर अपना बदला लिया, जबकि वैन अभी भी झिझक रहा था। मोंक ने वैन को खंजर से मारने की कोशिश की, पर वैन ने वो खंजर अपने शरीर से निकाल दिया और उस मोंक को ख़त्म कर दिया। जोंग को पता चला कि वैन और गुंटोन मॉन्स्टर में बदल गए हैं। वैन जोंग से जाकर पूछता है कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया। उसी वक्त वहाँ गुंटोन जोंग पे हमला करने पहुँच जाता है। वैन और गुंटोन में लड़ाई शुरू होती है। तभी जोंग के शरीर से एक रोशनी निकलती है। गुंटोन ने उसे खंजर से मार दिया। जोंग ने वैन से वादा किया कि वह उसे अगले जन्म में ढूंढ लेगी और एक बार फिर उसे अपने अंदर के मॉन्स्टर से छुटकारा पाने में मदद करेगी, और वो मर गई। तभी उसमें से तेज रोशनी बाहर निकली, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर मर गए। गुंटोन भी जमीन के अंदर दफन हो जाता है। बेगजू ने कई सालों के बाद मारे गए मॉन्स्टर्स को मूर्तियों में बदल दिया। एक दिन पहाड़ चढ़ते हुए एक आदमी ने गुफा में गुंटोन को देखा, जो कई सालों से सो रहा था। गुंटोन के जगने के बाद उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। गुंटोन के पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां वैन मीहो से मिलता है। मीहो वैन के खंजर को उठाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं उठा पाती। मीहो के दोस्त के जाने के बाद मीहो खुद को दोषी ठहराते हुए फिर से जोंग बनने के लिए बेगजू से मदद मांगने जाती है। बेगजू बताती है कि जोंग बनना केवल एक इच्छा नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और बलिदान की आवश्यकता है।
जोंग ने अपना जीवन हड्डियों को काटने के समान दर्द सहने के प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। मीहो बताती है कि वो लोगों की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। बेकजू उसे एक आईना दिखाती है, तभी उसे अपने पिछले जन्म के मौत के बारे में याद आता है। उसके सीने में तेज दर्द होने लगता है। बेकजू ने उसे पहले ही बता दिया था कि ये सफ़र बहुत ही दर्दनाक होगा। आगे मीहो ने बेकजू के होटल में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। मिस्टर जैंग ने उसे बताया कि वह जोहान को भी बॉडीगार्ड के तौर पर अपने साथ ले जाए। वैन भी उनके साथ निकलता है। तीनों होटल पहुंचते हैं, जहां बेकजू मीहो को प्राचीन काल के कपड़े देती है। मीहो को उन कपड़ों में देखकर वैन को पुरानी बातें याद आती हैं। बेकजू वैन से मीहो को दूरी बनाने के लिए कहती है। मीहो अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है। वैन उसे दूर से ही देखता रहता है। आगे मीहो वैन से जोंग के बारे में और जानकारी मांगती है। अगले दिन जब वो खाना खा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बुरी शक्ति का एहसास होता है, जो कि गुंटोन के वहाँ होने का संकेत देता है। तभी मीहो के शरीर से एक रोशनी निकलती है और उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाती है। गुंटोन जंगल की ओर भाग जाता है। जोहान उसका पीछा करते करते उसके पीछे चला जाता है। तभी वैन देखता है कि मीहो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ऊपर हवा में तैरने लगती है और मीहो को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी हैं। मीहो तेजी से नीचे गिर जाती है। तभी वैन उसे पकड़ लेता है। गुंटोन ने अपने खून से मूर्ति तोड़कर कई मॉन्स्टर को जगाया। देखते देखते वहां पर काला धुआं होने लगता है। उस काले धुएं की वजह से बेकजू नीचे गिर जाती है। वह वैन से बताती है कि उनके पास बहुत कम समय है। वह यह भी बताती है कि जैसे ही मीहो अपनी यादों को वापस पा लेगी और जोंग बन जाएगी, तब वैन का मीहो के साथ कोई भी लगाव सिर्फ दर्द देने का कारण बनेगा। वो तीनों विला में लौट आते हैं और वैन मीहो से दूरी बना लेता है। गुंटोन एक और बुरी आत्मा को जगाता है। वैन का खंजर हिलने लगता है। वैन को आने वाले खतरे के बारे में पता चलता है। जब सुआन अपने घर जा रही थी, तब वह उस मॉन्स्टर के वश में हो जाती है। अगले दिन हम उसे स्कूल के छत पर देखते हैं। योमजी उसे बचाए उससे पहले ही सुआन नीचे कूद जाती है और योमजी अपने खास दोस्त को खो देती है। आगे योमजी गुंटोन से पूछती है कि आखिर उसने सुआन को ही क्यों चुना। गुंटोन जवाब देता है कि वह एक खास लड़की थी, इसलिए उसे सुआन को चुनना पड़ा। अगले दिन स्कूल जाते समय मीहो की नज़र एक जगह इकट्ठी हुई भीड़ पर पड़ती है। आगे जाकर वो देखती है तो उसे पता चलता है कि सुहान ने खुदकुशी कर ली है। वह यह देखकर रोने लगती है। अपनी आंखों के सामने एक और मौत देखकर वह अपने आप को दोषी ठहराती है। आगे जाकर वो देखती है तो उसे पता चलता है कि सुहान ने खुदकुशी कर ली है। वह यह देखकर रोने लगती है। अपनी आंखों के सामने एक और मौत देखकर वह अपने आप को दोषी ठहराती है। वैन मीहो से कहता है कि अगर वह दर्द नहीं सह सकती तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। मीहो सोचती है कि अगर वह वैन को छोड़ देती है तो वह वैन की रक्षा नहीं कर पाएगी। इसी बीच वो मॉन्स्टर सब पर हमला कर रहा था। स्कूल के सारे बच्चों को वह अपने वश में करने लगता है। जैसे ही मीहो स्कूल का सीसीटीवी कैमरा चेक करने जाती है, तभी वह मॉन्स्टर वहां आके मीहो को अपने वश में कर लेता है। इससे मीहो पोसेस हो जाती है। इसी बीच बाकी के बच्चे भी उस मॉन्स्टर की वश में आ जाते हैं। जोहान एक एक बच्चे को बचाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वह सभी बच्चों को एक साथ नहीं बचा पाता। तभी वह एक तरकीब निकालता है। मिस्टर जैंग माइक में प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ से मॉन्स्टर को दर्द होने लगता है। वह अपने आप को बचाने के लिए स्कूल के मैदान में भागने लगते हैं। फिर वह जल में मंत्र फूंककर वो जल बच्चों पर छिड़कना शुरू करते हैं। इससे बच्चे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वैन अपनी शक्तियों से चारों ओर एक कवच बनाता है, जिससे वो भाग नहीं पाते और इस तरह सारे मॉन्स्टर्स बच्चों के शरीर को छोड़कर भाग जाते हैं। योमजी गुंटोन से पूछती है कि वह मॉन्स्टर्स पर भरोसा करने के बगैर खुद मीहो को क्यों नहीं मार देता। इस पर गुंटोन उसे चुप करता है और अपने काम में ध्यान देने के लिए कहता है। गुंटोन वैन को उस जेल में ले जाता है जहां उन्हें बंदी बनाया गया था और उसे मीहो को ख़त्म करने को कहता है, लेकिन वैन उसे मना कर देता है। गुंटोन बुरी आत्मा को मीहो की विला में बुलाता है। तभी मिस्टर जैंग मीहो को बचाने के लिए वहां पर आते हैं। इसी बीच मीहो को पता चलता है कि मिस्टर जैंग उसे जोंग बनाने के लिए आए थे।
आगे वह यह भी बताते हैं कि वह एक पुजारी हैं जिन्हें द्वीप पर मॉन्स्टर से बचाने के लिए भेजा गया था। उनके सारे सदस्यों को मार दिया गया, उनमें से सिर्फ वही बच निकले। यह सुनकर मीहो गुस्सा हो जाती है और वह मिस्टर जैंग को विला से चले जाने के लिए कहती है। इस दौरान वहां पर वैन आ जाता है और अपने खंजर से मीहो के पीछे खड़ी बुरी आत्मा पर हमला करता है और उसे पत्थर में बदलता है। मीहो इन सब से तंग आकर अपनी जान देने के लिए छत पर खड़ी थी। वो नीचे कूदने वाली होती है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वहां पर और कोई नहीं बल्कि वैन होता है। वैन का हाथ पकड़ते ही उसे सारी पुरानी बातें याद आती हैं। उसे पता चलता है कि वैन सिर्फ उसकी रक्षा कर रहा था। मीहो उसे बताती है कि उसे सारी बातें याद आ गई हैं। फिर एक बार वैन मीहो को बचाने में कामयाब हो जाता है। गुंटोन का कहना है कि हालांकि मीहो को सारी बातें याद आ गई हैं, लेकिन उसको अभी तक अपनी शक्तियां नहीं मिली हैं। गुंटोन मीहो पर हमला करता है, लेकिन वैन और गुंटोन के बीच लड़ाई होती है। गुंटोन वैन पर अपने खंजर से हमला करने वाला होता है, तभी मीहो के शरीर से एक रोशनी निकलती है और गुंटोन दूर गिर जाता है। वैन और मीहो दोनों बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और नीचे पानी में गिरते हैं। जब जोहान वहां पर पहुंचता है तब वो अतीत में जो भी हुआ उसको महसूस करता है। आगे मीहो और वैन बच जाते हैं। मीहो ने वैन को गले लगा लिया। गुंटोन मीहो को मारने में असमर्थ होता है। वो अभी भी लोगों की जानें ले रहा है और गुंटोन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने आसपास के हर एक इंसान को खत्म नहीं कर देता। योमजी वहां से एक बच्चे को लेकर भाग जाती है और सड़क पर एक गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह बच्चे को वहीं पर छोड़ देती है और रोते हुए बेगजू के पास जाती है। तभी मीहो एक हिरन को देखती है और उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है। तभी उसे अपने शरीर से निकलने वाली रोशनी का एहसास होने लगता है। वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना शुरू कर देती है, पर वैन उसे ऐसा करने से रोकता है। वह नहीं चाहता कि मीहो फिर से गायब हो जाए। इसी बीच होटल में बेगजू को एक तूफान का आभास होता है, जो आगे आने वाली मुसीबत का संकेत है। बेगजू काले बादलों का पीछा करती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां गुंटोन रहता है। जोहान होटल में आता है। उसे बेगजू ना दिखने के कारण वह उसे ढूंढने लगता है। जोहान काले बादलों पर नजर रखता है। बेगजू को पता था कि गुंटोन योमजी को बंदी बनाएगा और वह योमजी के पैर पर चाकू मारता है। जोहान काले बादलों का पीछा करते हुए गुंटोन की जगह पर आता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है। गुंटोन सारी मूर्तियों को तोड़कर उनमें से मॉन्स्टर्स को आजाद कर देता है और वह बेगजू के शरीर में खंजर घुसा देता है। वैन आके देखता है कि जोहान को क्रूज पर लटका दिया गया था। आगे बेगजू भी अपना दम तोड़ देती है। माना जाता है कि मीहो ने अभी भी उसकी शक्तियों को हासिल नहीं किया है, पर उसे जादुई चमत्कार के रूप में जाना जाता है। अगर मीहो अपने अंदर के जादुई टुकड़े को छोड़ देती है तो वह एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी और फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगी। जैसे ही मीहो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है, उसका सामना दो मॉन्स्टर्स से होता है जो उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वह मार दिए जाते हैं। मिस्टर जैंग उसे आखिरी मुकाबले के लिए तैयार करते हैं और वह सारे मॉन्स्टर से लड़ते हैं। मिस्टर जैंग और मीहो दोनों मॉन्स्टर से उलझ जाते हैं। मीहो अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा करके बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाती है। वैन मीहो के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने आंखों के करीब लाता है। तभी वह कवच का टुकड़ा टूटने के कारण वैन एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। गुंटोन और वैन के बीच फिर से लड़ाई होती है, जिसमें गुंटोन ने वैन के शरीर में खंजर घुसा दिया। तभी मीहो की सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। वैन अपने सारी शक्ति को इकट्ठा करके अपने खंजर से गुंटोन पर पीछे से वार करता है। गुंटोन हवा में गायब होता है। इसी बीच उन मॉन्स्टर्स के साथ मीहो वैन को भी खो देती है। आगे वेटिकन सिटी में जोहान अपने भूत भगाने के काम को फिर से शुरू करता है। दूसरी ओर मीहो कंपनी की ऑनर बनती है। हालांकि वह कुछ भी नहीं भूली है। योमजी जैसे ही खंजर को खोलती है, तभी मीहो को किसी के होने का एहसास होता है। मीहो को खतरे का पता चलता है।
और वो स्मारक फिर एक बार खून से लथपथ हो जाता है। जोहान का ध्यान उस स्मारक की ओर जाता है जहां वो एक लड़की को खंजर पकड़े हुए देखता है। मीहो और जोहान फिर से दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।